नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी संगठन के सामने खड़ी चुनौती की। कोरोना के कहर के अलावा सीएम और संगठन के सामने आजकल बड़ी चुनौती है, चुनौती मंत्रिमंडल की। दरअसल इसी हफ्ते एमपी में शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होना है। जानकार बताते हैं अभी कुछ ही मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे, मगर चुनौती शपथ की नहीं बल्कि शपथ लेने वालों के नाम की है। इस बार दावेदार अपने ही नहीं हैं, बल्कि जिनकी वजह से सरकार बनी वो भी मजबूत दावेदार हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की सियासी खीर इस बार ज्यादा ही टेढ़ी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पूरा देश जब कोरोना का कहर झेल रहा है, सदी की सबसे बड़ी महामारी के खात्मे की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में कोरोना के साथ साथ एक और चुनौती से सरकार और बीजेपी संगठन जूझ रहा है, और ये चुनौती है एमपी में किसे किसे मंत्री बनाया जाए। वैसे सरकार कोई भी हो, मंत्रिमंडल का गठन हमेशा संगठन के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, मगर एमपी बीजेपी के लिए इस बार ये सियासी खीर कुछ ज्यादा ही टेढ़ी है। दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी हफ्ते में शिवराज सरकार में कई दिग्गज मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब जरा आपको समीकरण बताते हैं। एमपी विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। कुल सदस्यों में से 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवराज समेत कुल 35 मंत्री हो सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल में अब कुल 34 पद खाली हैं। मगर खबर यह है कि कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी की सरकार बनवाने वाले सिंधिया के कुल 10 समर्थकों को मंत्री बनाने को लेकर सहमति पहले ही बन चुकी थी, यानी जगह बची कुल 24, जबकि बीजेपी के कम से कम 40 ऐसे दिग्गज हैं जो या तो मंत्री रह चुके हैं, या फिर कई बार के विधायक हैं, या फिर कई को बड़े नेताओं का आशीर्वाद हासिल है। सवाल यही है, किसे मंत्री बनाया जाएगा और किसे हाथ मलने पड़ेंगे। वैसे पार्टी के लिए चिंता की बात यह भी है कि रीवा संभाग से पार्टी के विधायक कम से कम 8 मंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। ये बात सही है कि अभी सरकार बनाने में योगदान जो ज्योतिरादित्य जी ने किया उसके कारण बने, और उस स्थिति में खड़े रखने के लिए तो विंध्य प्रदेश ने ही किया था ना। विंध्य संभाग ने हमको वहाँ पर 110 तक 109 तक पहुँचाने का काम तो 30 में से 24 देकर के किया था। यदि देखा जाए तो विंध्य प्रदेश जो पुराना है, रीवा संभाग पुराना, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल 4 जिले। रीवा संभाग पुराने रीवा संभाग के, शहडोल संभाग और रीवा संभाग अलग हो गए। उसमें से 30 में से 24 सीटें जीती। तो जब हम 90% जीत रहे हैं, उस हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन भी मंत्रिमंडल में अधिकतम होना चाहिए। बीजेपी के विधायक तो मंत्री बनने की राह देख ही रहे हैं। बीएसपी से विधायक और कमलनाथ सरकार को अब तक समर्थन देती आ रही पथरिया विधायक रामबाई इस बार शिवराज सरकार में मंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर कर चुकी हैं। इसमें हमारे धर्मेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री, उनके सामने बात हुई। पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके सामने बात हुई। भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री, उनने बचंदा हुई बात को। नरोत्तम मिश्रा जी, उनने बचंदा हुई बात को, और जब भी उनके संपर्क में हम रहे, उन्होंने जी बात रखी। फिर स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बोला। अब देखो, विश्वास तो है। जानकार बताते हैं कि इस चुनौती से निपटने के लिए शिवराज किश्तों में मंत्रियों को शपथ दिलवा सकते हैं, ताकि खाली पदों के जरिए सभी को साधा जा सके। तो क्या यही अभी एकमात्र तरीका शिवराज और बीजेपी के पास बचा है, जिसका इस्तेमाल भी किया जाएगा? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो कब तक इसी तरह चुनौती को टाला जाता रहेगा? हरीश दिवेकर, सी मीडिया, भोपाल। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा साहब, और इसके साथ साथ बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन अजय जी और सज्जन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी आपके पास आ रहा हूं। सरकार आपकी है, मंत्रिमंडल आप ही को चुनना है। उसके बाद सज्जन जी फिर मैं आपके पास आता हूं।
अजय जी, ये तो देखिए जग जाहिर है, सरकार प्रदेश कोई भी हो, सरकार कोई सी भी बननी हो, मंत्रिमंडल हमेशा से थोड़ा मुसीबत का काम तो रहा ही है। किसे छोड़े, किसे पकड़े, किसे शपथ दिलाएं, किसे घर बैठाएं यानी आराम करने को कहें। लेकिन इस बार एमपी में खीर ज्यादा ही टेढ़ी है, सीधी कैसे करेंगे सर? देखिए, ये सवाल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मेरे पास नहीं है। मेरे को मंत्रिमंडल बनाना नहीं है। मंत्रिमंडल बनाना है हमारे शिवराज जी को, हमारे प्रदेश के संगठन को और राष्ट्रीय संगठन को। और मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कब किस कदम को उठाना है और कितनी दूर तक जाना है। अभी तक जो कुछ सुगबुगाहट है, मैं कोई अथेंटिकली कह नहीं सकता, पर चर्चा ये चल रही है कि अभी तो मूल रूप से संगठन ने ये तय किया है कि कोरोना के युद्ध को निपटने के लिए शिवराज जी को थोड़े और अधिक अतिरिक्त हैंड्स दिए जाएं। इसलिए कोई छोटा सा मंत्रिमंडल होगा, जो छोटा सा मंत्रिमंडल अभी इस कोरोना के युद्ध को लड़ने का काम करेगा। अब उसमें 4 का होगा कि 6 का होगा कि 8 का होगा, ये मैं नहीं जानता हूं, पर मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि इस युद्ध को लड़ने के लिए जिन लोगों को लिया जाएगा वो बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग होंगे, जिनके माध्यम से इस बात की चुनौती को अभी आज की तारीख में संभाला जा सके। इससे अतिरिक्त आज की तारीख में कोई और प्राथमिकता नहीं है। हम सारे विधायकगण इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि आज का मंत्रिमंडल ईमानदारी के साथ सरकार की नॉर्मल और वर्किंग के लिए नहीं है, ये कोरोना के युद्ध को निपटाने के लिए है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले में हमारे संगठन को, माननीय शिवराज जी को, हमारे सारे विधायकों का खुला समर्थन प्राप्त है। बिश्नोई साहब, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माना शिवराज जी का विशेषाधिकार है किसको मंत्री बनाएं, कितने बनाएं, लेकिन तजुर्बा आपको बहुत ज्यादा है। आपसे ही पूछ लेता हूं, आप चाहते हैं जनता की सेवा करना विधायक के तौर पर, नहीं मंत्री के तौर पर? देखिए, मेरी मंशा इसमें कहीं कोई मायने नहीं रखती। मेरी उपयोगिता आज की तारीख में यदि संगठन और सरकार के पास है तो वो हमारा उपयोग करेंगे, और मेरे से बेहतर लोग उनके पास में हैं तो उनके माध्यम से उपयोग करेंगे। ठीक, बिश्नोई साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। सज्जन सिंह वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी हाल ही में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय देख रहे थे कुछ महीनों तक, और पीडब्ल्यूडी एक बहुत अहम जिम्मा होता है पुल बनाना, यानी ट्रैफिक कंजेस्टेड ना हो, फ्लाईओवर्स, सड़कें, सब कुछ स्मूथ चलता रहे। सज्जन जी, आपको दिख रहा है कि आने वाले कुछ दिन, आने वाले कुछ महीने राहें बड़ी आसान हैं, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है और शिवराज सरकार बड़ी आसानी से इसे ओवरकम कर लेगी? आसिफ भाई, आपने नरोत्तम हमारे आदरणीय अजय बिश्नोई जी से प्रश्न पूछा था। आप समझे होंगे कि अजय बिश्नोई जी शिवराज सिंह जी चौहान के कोर ग्रुप में हैं, इसलिए मंत्रिमंडल के निर्माण की कुछ बातें बता सकते हैं, पर दुर्भाग्य से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि ये प्रश्न शिवराज जी से करें। तो खैर, एनीवे, राहें हम लोगों के लिए तो ठीक है, हम तो 15 साल से उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलने के आदी हो गए हैं। राह शिवराज एंड कंपनी के लिए बड़ी मुश्किल है। जो राहें वो समझ रहे थे कि बड़ी स्मूथ होंगी, बहुत समतल होंगी, उन राहों पे अब चल के दिखाएं जरा कितने बार मुंह के बल गिरेंगे मंत्रिमंडल निर्माण में। इन बातों से अलग हटके मेरा अनुरोध ये है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कि पूरा मंत्रिमंडल भैया भले मत बनाओ यार, कम से कम एक स्वास्थ्य मंत्री तो ला के दे दो इस मध्य प्रदेश को। और शिवराज भैया कैंप करो जाके इंदौर में, ये चीन का वुहान शहर बन गया इंदौर, वहां जाके कैंप करो, लोगों को सांत्वना दो, अधिकारियों में, डॉक्टरों में साहस भरो। यहाँ बैठ के चिकनी चुपड़ी बातों करने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि तुम बना नहीं पाओगे मंत्रिमंडल, सिर्फ एक स्वास्थ्य मंत्री बना दो अभी तो प्रदेश का भला होगा। सज्जन साहब, आपके साथ तुलसी सिलावट, अब देखिए वो अलग मैटर है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पर मैं नहीं जा रहा, वो डिबेट का विषय भी नहीं है। तुलसी सिलावट साहब स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे थे, विभाग देख रहे थे, और सिंधिया समर्थक है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर सबसे पहला किसी का नाम चल रहा है सिंधिया खेमे के उन विधायकों में या पूर्व विधायकों में जिनको मंत्री पद दिया जा सकता है, तो उसमें एक सिलावट सबसे पहले आते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा उनके लिए? बेहतर काम कर रहे थे आपके हिसाब से? मेरा ख्याल है अजय बिश्नोई जी का नाम ज्यादा ठीक है। बड़ा गहरा तजुर्बा, अनुभव अजय बिश्नोई जी को है। स्वास्थ्य विभाग संभाल चुके हैं और काफी अच्छे ढंग से चलाया और काफी तजुर्बा है।
सीनियर लीडर हैं हमारे अजय भैया, और ये अच्छे ढंग से चला सकते हैं। हमारे तुलसी भैया तो आर्ट्स में BA MA किए हैं, तो उनके लिए जरा मुश्किल होगा, पर अजय भैया के लिए ये मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, हमारी सत्कामना शुभकामना आदरणीय अजय भैया के लिए हैं। शिवराज जी कृपा करके सुन लेना, हम भी इस नाम के सज्जन हैं, काम के सज्जन हैं, हमारी बातों पे गौर करना। यदि अच्छा संभालना है स्वास्थ्य विभाग और इस प्रदेश को, तो अजय भाई से अच्छा उम्मीदवार शायद नहीं। मैं ये सवाल मैं पहले सोच रहा था कि अजय जी से ही पूछूं, लेकिन चूंकि आपसे बातचीत कर रहा था मैं, तो मैंने कहा ये सवाल पहले मैं आपसे पूछ लूं कि क्या मैं भी वही सोच रहा हूं जिस तरफ आप इशारा करेंगे और अजय जी का नाम लेंगे। बिश्नोई साहब, इस पर मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हम जानते हैं बहुत टेढ़ी खीर है इस वक्त। सेफ साइड या सेफ गेम यही है कि अभी जैसे एक गृह, एक स्वास्थ्य और एक वित्त अगर हो सके तो इन 3-4 विभागों की बहुत जरूरत है कि किसी के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी डाली जाए। अभी फिलहाल अकेले अपने कंधे पर ही पूरा दारोमदार शिवराज रखे हुए हैं। ये 3-4 ही आपको लगता है कि फिलहाल पहली किस्त में यही मंत्री आएंगे? इससे 2 फायदे होंगे, काम भी शुरू हो जाएगा और वो जो संभावित रार अंतरकलह जो भी कहें वो भी रुक जाएगी कुछ दिन कुछ महीने के लिए। जी आसिफ, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी फार्मूले पे काम हो रहा है। लेकिन ये फार्मूला भी दिल्ली में जाके उलझ गया है, जहाँ हाल ही में जो जानकार बता रहे हैं कि JP नड्डा और उसके अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई थी। सिंधिया जी चाहते हैं कि उनके जो 6 मंत्री पद छोड़ के भाजपा में आए, उनको पहले चरण में ही शपथ दिला दी जाए। जबकि कोरोना के चलते अमित शाह का मानना है कि ऐसे समय में मंत्रिमंडल गठन करना जो है गलत होगा। अब इसी पैच के चक्कर में, आंकड़ों के चक्कर में मंत्रिमंडल उलझा हुआ है। ऐसा पहले माना जाता है 20 तारीख के बाद कभी भी मंत्रिमंडल हो सकता है, लेकिन जो अभी स्थिति निर्मित हो रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि 3 मई से पहले मंत्रिमंडल नहीं बन पाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में जितना देरी हो रही है, भाजपा ने जो आश्वासन दिए थे मंत्रियों को, राम भाई का भी जैसा सामने आ ही चुका वीडियो और बयान, इकबाल ये बयान दे चुकी हैं। इस तरह और दूसरे निर्दलीय और बसपा और सपा के विधायक भी हैं जिनके साथ कमिटमेंट हुए, बात हुई है, सिंधिया के समर्थक हैं उनसे बात हुई है। अब ऐसे में जितने वादे किए थे, कोरोना संक्रमण में जो सरकार उलझी हुई है और नए जो अब मंत्रिमंडल गठन में जो चुनौती सामने आने वाली है, इन सब से बचने के लिए छोटे मंत्रिमंडल का फार्मूला अपनाया जा रहा है। लेकिन वो अभी सिंधिया और अमित शाह जी और JP नड्डा जी, इन सब के बीच में जब तक सहमति नहीं बनती, इसको भी लेकर उलझन दिख रही है। आसिफ, बिल्कुल। हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, और इस वक्त मेहमानों में हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, BJP के विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं और मंदसौर से विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए। सज्जन जी, अजय जी, यशपाल जी भी हमारे साथ हैं। अब बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। यशपाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले अजय जी से जो सवाल पेंडिंग है उस पर मैं आऊंगा। उसके बाद यशपाल जी मैं आपके पास आता हूं। अजय जी, स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करने का मकसद ही यह था कि तजुर्बा तो आपके पास अच्छा खासा है और तुलसी सिलावट का नाम चल रहा है, तो बेहतर कौन काम कर पाएगा? आप कर पाएंगे? आपको जिम्मेदारी मिलती है या सिलावट ठीक रहेंगे? मैं सज्जन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जो मेरी तारीफ करी है, मुझ पर ऊपर जो भरोसा बताया, पर मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार मैंने संभाला था आज से 10-12 साल पहले। तब से लेके अब तक शायद स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत से परिवर्तन हो गया होगा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ सर, वही हड्डी है इंसान की, आज भी वही खाल है, बीमारियों के नाम अलग अलग है। लेटेस्ट अनुभव लेके आए थे। तुलसी सिलावट जी के पास लेटेस्ट अनुभव है, करंट काम कर रहे थे, हो सकता है मेरे से वो ज्यादा बेहतर काम करें, पर अंत में फैसला तो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बिश्नोई साहब, इसका मतलब आपने इशारों में बता दिया है क्या कि बात तय हो गई है, स्वास्थ्य किसके पास जा रहा है? मेरी कोई इशारे, किसी बातचीत कोई तय नहीं हुई है। मेरे को मंत्रिमंडल में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, मुझको ये भी नहीं पता है। ये तो आपने प्रश्न किया, सज्जन वर्मा जी ने तारीफ करी, उनको धन्यवाद देते हुए मैं इस काल्पनिक प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। MP की सियासत की यही तो खास बात है, देश के सियासतदानों को सीखना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे को प्रमोट करना, ये अच्छा लगता है। यशपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मंदसौर से कई बार के विधायक यशपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ हैं। यशपाल जी, इस बार भी विधायक रहकर जनता के हित की, मंदसौर के हित की बात उठाते रहेंगे या मंत्री पद की इच्छा है?
1.5 बरस से विपक्ष की भूमिका में रह करके भी जनता के बीच में मुस्तैदी के साथ खड़े थे। सदन में भी प्रतिपक्ष की भूमिका में क्षेत्र के विकास को लेकर के लड़ रहे थे। और एक सीनियर विधायक के लिए मंत्री पद और मंत्री बनना नहीं बनना ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन क्षेत्र की जो समस्याएं होती है उस समस्याओं को से रूबरू होते हुए अगर जनता के बीच में कुछ बात करना पड़ती है तो तो रूटीन हो गया। अब एक हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि मंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं। जो मंत्री बनते हैं वो भी हार जाते हैं। कई बार चुनाव में देखा है कि मंत्री कई वर्षों तक रहते हैं और जब चुनाव आते हैं तब वो हार जाते हैं। तो स्थिति परिस्थिति मतदाताओं का मन वोट देने के समय सरकार की पॉलिसियों को लेकर के अन्य व्यवस्था को लेकर क्या बनती है उसको लेकर के सब कुछ तय होता है। आसिफ भाई ऐसा नहीं कि आज अगर मैं मंत्री नहीं हो रहा, आज मेरी सरकार बनी हुई है तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। मैं तो कह रहा हूं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय भी हमने पूरी मुस्तैदी के साथ बाढ़ जैसे क्षेत्र में, प्राकृतिक आपदा के क्षेत्र में बड़ी लड़ाई लड़ी और उन घरों तक हम पहुंचे हैं। वहां पर अनाज पहुंचाने का काम किया, वहां पर बर्तन बांधने का काम किया, वहां पर हमने साड़ी देने का काम किया, हमने जन सहयोग से। और तो अगर सरकार बेहतर काम कर रही थी यशपाल जी, तो सरकार फिर क्यों गिरा दी? नहीं, सरकार हमने नहीं गिराई है आसिफ भाई। शुरू से हम कह रहे हैं सरकार अपने कर्मों से गिरी है। सरकार अपने खटकर्मों से गिरी। सरकार अपने मंत्रियों को नहीं संभाल पाई, सरकार अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई। सरकार ने जिन निर्दलीय विधायकों के साथ कमिटमेंट किया था, और सरकार तो उलझी पड़ी थी दिग्विजय सिंह जी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में, कमलनाथ जी में। ये जो आपसी जो उनका ताना बाना था उसके कारण से ये जो अंतर्द्वंद था, उस अंतर्द्वंद के कारण से सरकार औंधे मुंह गिर गई। 1.5 बरस में ही सरकार का दम निकल गया। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास से यशपाल जी। सज्जन जी, एक जो इशारा दिया यशपाल सिसोदिया साहब ने, और ये सियासत में बड़ी लॉजिकल बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी हुआ नहीं। कई बार मंत्री अपनी सीटें हारे हैं, और 2018 में बीजेपी से बेहतर इसे कौन जानता है। कई मंत्री हार गए अपनी अपनी सीट पर, लेकिन ये भी राह आसान नहीं कर रही सज्जन जी। मैं जब लिस्ट बनाने बैठा तो करीब 40 ऐसे दिग्गज निकलकर सामने आए बीजेपी के, जो 3 कैटेगरी में हैं। या तो किसी बड़े नेता के खास हैं, या कई बार के विधायक हैं, या खुद कई बार मंत्री पद संभाल चुके हैं। अजय जी भी उसमें एक हैं जब मैंने रखा उनको उस लिस्ट में, और इसके साथ यशपाल जी भी उनमें से एक हैं। इनके अलावा 38 की लिस्ट तैयार की मैंने, 40 ये, और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि 10 लोग सिंधिया समर्थक हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, या जो बात हुई है। आसिफ भाई, बहुत हद तक आपका एनालिसिस ठीक है, आपका आकलन बिल्कुल ठीक है। अब यशपाल भाई के मन में इच्छा तो है, अब वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, मेरे मित्र हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं तो अभी बर्तन और गेहूं बांटने के काम ठीक है, तो ये पुण्य का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिमंडल ये भी बोल रहे हैं, अजय भैया भी बोल रहे हैं कि शिवराज साहब के हाथ में है। तो भैया, तुम दोनों मेरे भाई हो, शिवराज भैया को अनुरोध कर दो यार कि भैया, मैं बार बार कल भी सलाह दी थी, आज भी दे रहा हूँ, ये कोरोना बहुत ही खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुकी है। मेहरबानी करके एक स्वास्थ्य मंत्री दे दो, बाकी 1-2 महीने पेंडिंग कर दो तुम्हारा मंत्रिमंडल, कोई दिक्कत नहीं। वो सिंधिया जी जाने, वो नड्डा जी के वहाँ जाए, अमित शाह के वहाँ 4-6 घर, अभी उनको और जाना पड़ेगा, हाथ फैला के बड़ी दम लगाना पड़ेगी, जब जाके कुछ उनके दो एक लोग बन पाएंगे। पर स्वास्थ्य मंत्री दे दो, इनको सलाह दो शिवराज भैया को कि भैया तुम इंदौर चले जाओ। तीसरी बात, मुझे सैकड़ों फोन आते हैं, मतलब इतनी बुरी हालत है, गला बैठ जाता फोन पे सुन के और बात करके। हजारों लाखों मजदूर फंसे हैं गांव में, उनको अनाज तक नहीं मिल रहा है। अरे नहीं दे पा रहे तो उन्हें उनके घर तो जान दो भैया, उन्हें अनाज नहीं दे पा रहे हो, वो रोते हैं, मोबाइल लगाते हैं, जैसे जैसे किसी का मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है। कम से कम उनकी सुध तो ले लो जो अपने मध्य प्रदेश के बेचारे, कोई बैतूल का है, कोई कहाँ का है, दूर दराज के लोग यहाँ पड़े हुए हैं मालवा क्षेत्र में, इनको पहुंचाने की व्यवस्था करो। जो अन्य राज्य से आए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से आप निर्देश ले लो इनके लिए क्या व्यवस्था करें। दूसरे राज्य व्यवस्था कर रहे हैं, जो विभीषिका है, पूरा देश बोल रहा है कि इंदौर चीन का वुहान बन गया है। अब इस पे भी आप नहीं सचेत हो रहे हो, तो मंत्रिमंडल बनाते रहना भैया, स्वास्थ्य मंत्री बना दो अच्छे लोगों को देख के, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं
ठीक चल सके, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी सारे के सारे बीमार हो गए हैं। कुछ नई पोस्टिंग करो ताकि काम चल सके। मैं लौट रहा हूँ सज्जन जी आपके पास। हमारे साथ 3 मेहमान सज्जन जी, अजय जी और यशपाल जी लगातार बने हुए हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक है, फौरन लौट कर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। सवाल है कौन बनेगा मंत्री, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान ही सरकार है, सरकार में मंत्रिमंडल है नहीं। हालांकि उम्मीदें जल्द है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं कहेंगे, क्योंकि विस्तार तब होता है जब पहले से कुछ मंत्री हो, लेकिन हाँ कुछ मंत्रियों को जरूर शपथ दिलाई जा सकती है। अब कौन है, कितनों की संख्या है, ये तो सरकार जाने, लेकिन इतना जरूर है कि समस्या बड़ी है, चुनौती बड़ी है। 2 मेहमान खासतौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा साहब हमारे साथ हैं, और पाटन से विधायक हमारे साथ अजय बिश्नोई साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। सज्जन जी देवास से आते हैं। सज्जन जी आपके पास आ रहा हूं। नरेंद्र सलूजा साहब ने ट्वीट किया थोड़ी देर पहले। उन्होंने लिखा है क्या हालत हो गई बीजेपी की, और वो लिखते हैं कि जिन लोगों के सहयोग से सरकार गिराई अब उन्हीं को साध नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं को साधना ये बड़ी चुनौती है। और एक एग्जाम्पल ये है कि रामबाई बीएसपी विधायक, जो मीडिया के सामने, आपके सामने भी, हमारे सामने भी अभी तक यही कहती थी कमलनाथ सबसे बेस्ट सीएम है, सरकार के साथ हैं, सरकार बड़ी मजबूत है। आज वो कह रहे हैं कि मुझको शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, इन सब ने कहा है कि मैं मंत्री बनूंगी। और मैं समझता हूँ भाजपा इसमें बहुत पीछे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितने दरवाजे जाना पड़ रहा है। ये बात हुई थी कि भाई 6 मंत्री जो मेरे कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, इन्हें, और बिसाऊ सिंह, एदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग, इन्हें भी आपको मंत्री बनाना पड़ेगा। तो वो तो दूर की बात, रामबाई से 3-3, 4-4 बड़े नेताओं ने बड़े दमदारी से कहा कि रामबाई यू आर डिजर्विंग, तुम डिजर्व करती हो, तुम्हें हम मंत्री जरूर बनाएंगे। तो रामबाई जैसी ड्रेसिंग वाली महिला को मंत्री इनको बनाना ही पड़ेगा। उसका नाम रामबाई है। मैं जानता हूँ, मेरे बहुत नज़दीक है, मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। उसमें साफ गोई के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि कभी कमलनाथ जी ने इस तरह का झूठा वादा रामबाई से नहीं किया। ये खुद बोल रही हैं, लेकिन शिवराज, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें वचन दिया है कि मंत्रिमंडल के प्रथम विस्तार में ही तुमको मंत्री बनाएंगे। तो मंत्री बनाना चाहिए जिन से वादा किया, बिसाऊ सिंह से वादा किया, एदल सिंह कंसाना से, ये यशपाल भाई के जिले का हरदीप सिंह डंग, हमारा सिख समाज का, उससे प्रॉमिस किया। तो मंत्री तो बनानी चाहिए जिन लोगों ये चुनौती भी बढ़ जाएगी कि अगर सुवासरा से मंत्री दे दिया तो फिर मंदसौर से मंत्री आएगा क्या? सज्जन जी, ये आपने दरअसल परेशानी भी खड़ी कर दी है कि अगर सुवासरा से मंत्री हो गया। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ सज्जन जी। तो खुद ही जी बोलिए। यशपाल ने तो खुद ही रास्ता चुन लिया। हाँ, कि मैं गेहूं बांटूंगा, बर्तन बांटूंगा। नहीं, कब तक ये गेहूं और बर्तन बढ़ते रहेंगे? हमारे बहुत वजनदार है। मैं लौट रहा हूँ सज्जन जी आपके पास। भाई इससे आसिफ भाई आपने तो मैं लौट रहा हूं सज्जन जी आपके पास। यशपाल जी, हरदीप सिंह डंग कांग्रेस सरकार में नाराज थे। उनका शुरू से कहना था कि सिख समाज से अकेला विधायक हूं, मुझको आप मंत्री बनाइए, और जो समुदाय है वो भी यही चाहता है। हरदीप सिंह डंग को होल्ड किया गया, और फिर उसके बाद सबसे पहले गायब और सबसे पहले जिनका इस्तीफा आया सुर्खियों में कथित तौर पर, वो हरदीप सिंह डंग ही थे। लेकिन अगर सुवासरा से मंत्री पद मिलता है तो फिर मंदसौर से आएगा क्या? यशपाल जी, मैं सुन नहीं पा रहा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यशपाल जी, मैं 1 सेकंड में आता हूं तब तक। नहीं, अभी भी सुन नहीं पा रहा सर मैं आपको। यशपाल जी, कुछ इस पर करते हैं हम अभी। तब तक हरीश, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर यशपाल जी, तब तक हम ये दिक्कत को ठीक करते, फिर मैं लौटता हूं इसी सवाल पर आपके पास। हरीश जी, सवाल दरअसल यही खड़ा हो रहा है। अगर समीकरण देखें तो समीकरणों में फिलहाल जो अभी नंबर आ गया है बीजेपी के पास, उसमें रामबाई की आवश्यकता लगती नहीं है बतौर बीएसपी का एक विधायक। तो क्या ये दावे, वादे, कस्में, रस्में, वचन ये उस दौर के हैं जब एक एक विधायक की जरूरत पड़ रही थी और एक एक विधायक को टटोला जा रहा था कि कौन साथ आ सकता है, किसे किस
पद को दे दे तो वो मान जाएगा, ये उस दौर की बातचीत है क्या जो अब सामने आ रही है? आसिफ, बिल्कुल सही कहा आपने और बिल्कुल सटीक आकलन है आपका। ये उस समय का जब एक एक विधायक कीमती था भाजपा के लिए और किसी भी तरह कांग्रेस सरकार को मतलब सत्ता से बाहर करना था, और उसी उठापटक के अंदर कांग्रेस भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने बिना सोचे समझे वादे कर दिए और अब स्थिति उल्टी पड़ रही है। अगर हम पूरा समीकरण देखेंगे तो भाजपा के जो झंडा और सालों से झंडा उठाते आ रहे हैं, कार्यालय में लगातार भाजपा के कार्यकर्ता कहलाते हैं और अपने आप को जन्म से भाजपा कहलाते हैं, आज वो अपने मंत्री पद के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। और इसमें कई तो लोग ऐसे हैं जिनका राजनीतिक कैरियर भी आखिरी है, जिनकी उम्र विंध्य के अपन बात करेंगे गिरीश गौतम जी की 67-68 साल की उम्र हो गई है इनकी। ऐसे कई विधायक हैं जिनका आखिरी अवसर है, जो मंत्री पद मिल गया तो मिल गया, इसके बाद फिर उनको राजनीतिक विधायक का चुनाव टिकट भी मिल पाएगा, उम्र उनको साथ देती वो आगे तय होगा। अब मैं आपके पास बात बताना चाहूंगा, अंतरकलह की शुरुआत ऐसी तरह हुई कि बिंद के 24 विधायक जीत के आए भाजपा के, बिसाऊ लाल कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से भाजपा में आ गए। अब बिसाऊ लाल को मंत्री बनाने का वादा किया गया, तो बिंद के जो सालों से राजनीति कर रहे थे, जो लगातार 5-5, 6-6 बार से जीत के आ रहे बिंद में, चाहे केदार शुक्ला हो, चाहे पंचू लाल जी हो, इस तरह के कई ऐसे विधायक बिंद के लगातार 4-5 बार जीत रहे थे, वो उनका मंत्री बनना अभी कोई दूर दूर तक तय नहीं है। लेकिन बिसाऊ लाल जो कल कांग्रेस से टूट के भाजपा में आए, उनका मंत्री बनना तय है। जैसे आपने अभी हरदीप सिंह का कहा, हरदीप सिंह सुवासरा से आए और उनका मंत्री बनना तय है, लेकिन यशपाल सिसोदिया पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ, मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। ऐसे हर क्षेत्र में इस तरह की बात हो रही है। तो अब विधायक अभी तक बंद कमरे में बात कर रहे थे, अब खुल के बोलने लगे हैं। इसकी शुरुआत बिंद से हो गई है, गिरीश गौतम और आपका नागेंद्र सिंह गोड़ तो सामने आ चुके हैं। कई विधायक जो हैं मीडिया के सामने नहीं आ रहे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा। दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस विधायकों की, जो 22 विधायक भाजपा में आए थे, वो कहीं ना कहीं पूरा आश्वासन लेके आए थे और 6 मंत्री तो अपना मंत्री पद छोड़ के आए। अब उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि एक फार्मूला था कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, सिंधिया से जो एग्रीमेंट अनुबंध हुआ था, इनका जो करार हुआ है, आपसी समझौता हुआ, उसमें एक डिप्टी सीएम का पद भी मिलना था। लेकिन कोरोना जैसी महामारी ने जो जिस तरह से पूरा कहर मचाया हुआ है, इसके चलते कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है और अब इंतजार कर रहे हैं क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, इनकी धड़कनें बढ़ रही हैं, ये बेचैन हो रहे हैं। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कितना दावे रख पाएंगे, क्योंकि कई मंत्री ऐसे थे जिनको बड़ा विभाग देने की बात हुई थी, बड़ा मंत्रालय देने की बात हुई थी। अब वो बात तो अलग बात है, अभी तो मंत्री बन जाए इस पर बात आ गई है, किसी भी तरह सरकार में सेट हो जाए इस पर बात आ गई है। भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, जो लगातार, जैसा आपने अभी बताया कि 40 की लिस्ट तैयार है, बिल्कुल सही बात है। 40 ऐसे लोग हैं भाजपा के जो बिल्कुल मंत्री बनने के लायक हैं, अनुभवी हैं और लगातार पिछले 3 बार की सरकार में अपना दावा ठोकते रहे। और भाजपा के संगठन ने उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट करने के लिए आश्वासन दिया कि अब हमारी सत्ता आएगी, ये सरकार बनेगी तो हम लाएंगे। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो रही है कि उनको तो दूर की बात है, लेकिन जो मजबूत लोग हैं उन्हीं को कैसे सेट करें। मुझे तो ऐसा लगा, जो अभी जो बात हुई भाजपा के अंदर खानों बड़े वरिष्ठ लोगों से बात हुई, जो पहले मंत्री रहे थे उनके नंबर कटने की स्थिति आ गई है। हाँ, हालांकि देखिए उसमें भी बहुत कम बचे हैं और जो पहले मंत्री थे और इस बार भी जीत कर आए हैं, कईयों के तो जनता ने टिकट काट दिए खैर, लेकिन उसके साथ जो बाकी दिग्गज है उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये सवाल है। हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। यशपाल जी, सवाल आपने मेरा सुन लिया था, आपसे ही जवाब चाहता हूं सर। देखिए, राजनीति में आसिफ भाई कब स्थितियां परिस्थितियां बदलती है, सब भविष्य के गर्भ में होती है। और ये कहा जाता है कि किसी एक जिले से अगर कोई एक बन जाता है तो दूसरा नहीं बनता है। मैं आपको बताऊं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कहीं दावे में हूं या मैं कहीं कतार में हूं, लेकिन नगरों में, महानगरों में एक एक शहर में 2-2, 3-3 होते हैं। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से अगर आप भोपाल संभाग को देखें या इंदौर को देखें तो 1 से 2 बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातें अभी ऐसी चल रही है मीडिया के माध्यम से आसिफ भाई, कि एग्रीमेंट हो गया था, अनुबंध हो गया था, ये तेरे और ये मेरे, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। जिस प्रकार से भी ज्योतिरादित्य को लेकर के, अमित शाह जी को लेकर के, नड्डा जी को लेकर के जो कुछ बातें आ रही है, कही जा रही है, ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं चलता है, कांग्रेस में चलता होगा। अभी सज्जन भाई कुछ बात कर रहे थे, आसिफ भाई मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा। सज्जन भाई बोल रहे थे कि तुलसी सिलावट जी बीकॉम बीए वाले थे, तो भाई आपने फिर उनको स्वास्थ्य मंत्री क्यों बना दिया था आपकी सरकार में? उनसे प्रश्न रहेगा। जो आज आप कह रहे हैं कि वो बेहतर है, नहीं बेहतर है, आज आप उनके बारे में टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि अगर सज्जन भाई कह रहे थे कि राम भाई बहुत डैशिंग वाली है, तो आपने राम भाई को मंत्री उस समय क्यों नहीं बना दिया था?
आज स्थितियां परिस्थितियां बदल रही, तो आप हमको ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, आज हमको आप उपदेश देने का काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना स्थिति परिस्थिति अभी आसिफ भाई ऐसा है कि हम प्रदेश के निवासियों को, लोगों को कोरोना की इस जंग में उनके साथ संबल बन, यही बात तो सज्जन जी भी कह रहे हैं कि कम से कम स्वास्थ्य तो दे दीजिए। मैं यशपाल जी इस पर लौट रहा हूं आपके पास। सज्जन जी, हाँ मैं लौट रहा हूं यशपाल जी आपके पास। सज्जन जी, आप इस सवाल के जवाब में क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बीए बीकॉम वाले को हमने स्वास्थ्य इसलिए दे दिया क्योंकि सिंधिया जी ने कहा था, या कुछ और मजबूत जवाब है आपके पास इसके लिए? देखिए, ऐसा है, मुझसे आसिफ भाई आपका प्रश्न था कि अजय विश्नोई जी ठीक रहेंगे या तुलसी सिलावट, तो मैंने अपने अनुभव से इस प्रश्न का जवाब दिया कि अजय विश्नोई जी ज्यादा अनुभवी है। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि क्या है किसको बनाओ, मैंने तो दुआ की, प्रार्थना की भगवान से कि अजय भाई को बना दो। ये मेरी तरफ से प्रवचन नहीं है यशपाल जी, प्रवचन आप देते रहे हो, हम तो दो टुक बात करने के आते हैं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे कांग्रेस के लिए हो चाहे बीजेपी के लिए हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल है। नहीं, उसमें जो सवाल हुआ यशपाल जी और जो जवाब हुआ, सज्जन जी ठीक कह रहे हैं, ये मेरा सवाल था जिस पर उन्होंने जवाब दिया था। यशपाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सज्जन जी, एक सवाल है, देखिए ये चीजें अब वक्त के साथ बहुत साफ हो रही हैं। जैसे जब हमने अजय जी से पूछा कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, आप संभालिए स्वास्थ्य, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कई साल पहले था, अभी हाल के तो सिलावट साहब हैं। तो ये जो उनको सम्मान दिया जा रहा है, इसी सम्मान की शिकायत, इसी सम्मान ना मिलने की शिकायत ये सिंधिया गुट आपसे कर रहा था, और इसी की बिना पर वो आपसे अलग हुआ, और आज बीजेपी वाले बता रहे हैं कि हमारे पास आए, हम पूरा सम्मान करेंगे। वैसे अजय जी बहुत सज्जन आदमी है, हम जानते हैं सब। आसिफ भाई 6 मंत्री बना दिए, हर जगह तवज्जो दी जा रही, अब की बार हर उनके विधायकों के काम हो रहे। आप चाहे तो काम की फेरिस्त हम लोग दे दें, कितने काम कमलनाथ जी ने इनके किए हैं, 6 मंत्री बना दिए। अब असंतोष किस बात का भाई? या तो इनको सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाए तब उन्हें संतोष होता, सीधे सीधे राज्यसभा में भेजा जा रहा था, पर उन्हें लगा कि राज्यसभा में जाऊंगा भी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो नंबर लगने वाला नहीं है, इसलिए बीजेपी का बल्ला थाम लो। अब ये 6 दरवाजे भटक रहे हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा था कि एकमात्र नेता ऐसा था जो मेरे घर पे बिना समझ लिए कभी भी आ सकता था। अब ये सम्मान उन्हें पसंद नहीं आया, अब दर दर भटक रहे हैं, ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक, मैं सज्जन जी लौट रहा हूं आपके पास। रीवा पर बात करते हैं, जहां से आज ही चर्चा शुरू हुई थी। हरीश जी, रीवा में गिरीश गौतम सीनियर विधायक हैं, और अगर बीजेपी का वो 60 और 70 वाला अगर वो चला फॉर्मूला, जिसके शिकार बहुत लोग हुए, गौर साहब हुए थे, और जिसके शिकार मेदेले जी हुई थी, जिसके शिकार सरताज सिंह हो गए थे, उसके बाद फिर कांग्रेस बीजेपी वो एक अलग मसला है। तो गिरीश गौतम, ऐसे बहुत सारे नाम है, बिसाऊ लाल साहब का भी नाम लिया, जैसे मजबूती तो है इस दावे में, क्योंकि विंध्य को अगर हम पारंपरिक तौर पर देखें तो कांग्रेस को अच्छा खासा सपोर्ट वहां से मिलता रहा है। इस बार जब ग्वालियर चंबल ने पूरा कांग्रेस को सपोर्ट किया तो बीजेपी को सपोर्ट किया था विंध्य ने। दावेदारी तो मजबूत है, लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी में ये खुले तौर पर दावेदारी ठोकी नहीं जाती है जो दिख रही है अभी। आसिफ, बिल्कुल आपने सही कहा, बीजेपी में अनुशासन काडर बेस्ड पार्टी है, और कभी भी ये अपनी बात खुल के मीडिया के सामने या सार्वजनिक रूप से नहीं करते। जो बात करनी होती है संगठन में बात करते हैं, और संगठन में भी दबी जबान में बात करते हैं। इनका जो प्रशिक्षण है वो इसी तरह से है। लेकिन पानी अब सिर से ऊपर हो गया, ऐसी स्थिति में कुछ विधायकों का कहना है, क्योंकि उनके पास अंतिम अवसर बचा। और यही वजह है कि विंध्य में जो रीवा में बैठक हुई गिरीश गौतम जी का, यह बैठक हुई थी कोरोना को लेके। कोरोना का मामला ऐसा है कि इंदौर के जो रासुका वाले कैदी थे और जो उनको सतना ले गए, और बिना बताए वहाँ सतना में जब गए तो वहाँ पॉजिटिव निकले, उस पर नाराजगी आई। सतना से उनको रीवा शिफ्ट किया जा रहा था, तो वहां पर विधायकों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि दोनों जिले हमारे ग्रीन बेल्ट में हैं, तो आप क्यों रेड जोन वालों को यहाँ ला रहे हैं, रेड जोन वाले जिलों में शिफ्ट करें। लेकिन अफसरों ने नहीं मानी, बात मुख्य सचिव तक गई, ऊपर तक गई, कोई सुनने को तैयार नहीं था। तब गिरीश गौतम के सारे विधायक इकट्ठे हुए और बैठक हुई और उसको लेकर आपत्ति जताई और कड़ा विरोध जताया। उसी बैठक में तय हुआ
और उन लोगों की एकता थी कि भाई विंध्य के हम लोग 24 जीत के आए हैं और हमारा पहली बार इतना बड़ा समर्थन है। और 109 नंबर जो भाजपा का पास आया था, 107 नंबर माफ कीजिएगा, तो उसमें 24 विधायकों का बहुत बड़ा रोल है यहाँ सरकार के करीब जाने तक में। तो ऐसे में विंध्य को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कांग्रेस का कब्जा था, कांग्रेस के मुंह से पूरी सीट खींच के लाए हैं, और अगर विंध्य की जनता ने भाजपा भरोसे दिया तो सरकार का संगठन का कर्तव्य है कि उनको दिया। संगठन में इन लोगों ने अपने संगठन के वहां के प्रभारी जो हैं विंध्य के, उनको उन तक बात कही। जब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी सीहोर में, जब ये लोग थे तब भी ये बात उठी। रायन शुक्ला मात्र अकेले विंध्य से नेतृत्व करते हैं। उनका कहना है कि बाकी भी विधायक हैं जो लगातार 5-5 बार के अनुभवी विधायक हैं। केदार शुक्ला को पिछली बार सभापति की बात तक बात आई थी, सभापति बनाएंगे या विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन बाद में मंत्री बनाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से कुल मिला के बात आ रही थी। अब भाजपा के सामने चुनौती दो तरह की है आसिफ, बताना चाहूंगा। एक तो 24 उपचुनाव है, दूसरा राज्यसभा की सीट है। भाजपा चाहती है किसी भी तरह की 2 उपचुनाव राज्यसभा की सीटें मिल जाए, इसलिए वो 4 निर्दलीय, 2 बसपा, 1 सपा को भी साथ के चल रही है। उन्हें भी आश्वासन दे रही है कि साथों रहें, कांग्रेस एक ही सीट पे समेट जाए। दूसरा 24 उपचुनाव में कोई माहौल खराब ना हो, इसीलिए यही तो चीजें हैं हरीश जी, यही तो चीजें हैं कि अगर सिंधिया समर्थक, ज्यादातर सिंधिया समर्थक है जिनकी सीटों पर उपचुनाव होना है, और अगर उनको मंत्री पद नहीं दिया जाता है तो फिर एक पूर्व विधायक को उपचुनाव लड़वाना पूर्व विधायक की हैसियत से रिस्की हो सकता है। हाँ, अगर मंत्री पद के तौर पर वो प्रत्याशी के तौर पर सामने आए तो फिर जनता जरूर रूप से वोट दे सकती है। जी सज्जन जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद यशपाल जी आपके पास आता हूं। बोले सज्जन जी। जी आसिफ भाई, आपका प्रश्न बिल्कुल सही था। हरीश जी ने जो एनालाइज किया बिल्कुल सही था कि विंध्य से इतनी सारी जीत के भाजपा की झोले में डाली। देखिए हमारी सरकार बनी, हम मालवा निमाड़ से कितने 9 मंत्री थे, 8-9 मंत्री थे हम, जहां से ज्यादा सीट के हम जीत के हमने कांग्रेस की सरकार बनने में मदद करी। 8 से 9 मंत्री हम मालवा निमाड़ से थे। तो ये तो न्याय तो करना पड़ेगा क्षेत्रों के साथ, क्षेत्रों के साथ अन्याय थोड़ी कर सकते। कई लोगों की उम्र 68 से 70 होने वाली है, वो भी रास्ता देख रहे हैं कि कब उम्र के पड़ाव के पहले एक आध बार मंत्री बन जाए। विंध्य ने दिया है तो विंध्य को भाजपा ने भी देना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय है। यशपाल जी ने भी धूप में बहुत बाल पकाए हैं। अब इस तजुर्बे को इस्तेमाल कैसे करना है, वो जब वक्त आ गया है तो क्यों नहीं फिर वो जिम्मा मिलना चाहिए। जब कई बार के विधायक हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं, तजुर्बा इतना ज्यादा है। यशपाल जी, इसी चीजों को तो लेकर हम जिक्र करते हैं आप लोगों का कि तजुर्बेकार जो आप लोग हैं, अगर आपको नहीं मिलेगा प्रतिनिधित्व तो फिर कैसे काम चलेगा। देखिए आसिफ भाई, भारतीय जनता पार्टी का एक कैडरबेस पार्टी है, संगठन है, हमारे अनुशासन है, और हमारे यहाँ वरीयता के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ, उसकी निष्ठा के साथ साथ, उसकी प्रतिबद्धता के साथ साथ सब देखा जाता है। ये वो हमारे अभी सज्जन भी मालवा क्षेत्र की बात कर रहे थे, इंदौर उज्जैन संभाग की बात कर रहे थे। मैं सज्जन भी से कहना चाहता हूँ, हमारा मालवा वो क्षेत्र है सज्जन भाई जहां पर वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी चीफ मिनिस्टर रहे, आदरणीय सुंदरलाल जी पटवा हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, स्वर्गीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे 11 मरतबा चुनाव लड़े हैं। वे केंद्र में भले ही मिनिस्टर नहीं रहे थे, लेकिन वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। संगठन में हमारे यहाँ संगठन भी तवज्जो देता है, जनता भी आशीर्वाद देती है, और समय समय पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता किसी न किसी दायित्व पर रहता है। आसिफ भाई, ये अकेला ये काम चले, बात वर्तमान की करो, नहीं कोई दम। सज्जन भाई देखिए, हमारा जिला, हमारा क्षेत्र, हमें मालवा निमाड़ ने दिया, हमने 8 मंत्री बनाए। हम भी मालवा से आते हैं सज्जन भाई, सुंदरलाल जी पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पुत्र भी वहाँ पे हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पुत्र भी सीनियर एमएलए हैं। यशपाल जी, एक समस्या जो है, यशपाल जी एक समस्या ये देखिए, राजनीति में जब बात बताई जाती है तो फिर उसमें अपना भी थोड़ा सा दावेदारी हो जाए, पार्टी पर भी कोई दिक्कत ना आए, अनुशासनहीनता का भी टैग ना लगे, बड़ा समझदारी से इन चीजों को कहा जाता है। आपने 2 बातें बड़ी अहम कही। आपने कहा हरदीप सिंह डंग काबिल हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने साथ में यह भी कहा कि एक जिले से 2 मंत्री क्यों नहीं हो सकते, वो जनता समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये कि गिनती जब बढ़ेगी तो आप विधायक हैं यशपाल जी, और आप विधायक बने रहेंगे, लेकिन उन 24 का क्या जिन्होंने सरकार बनाने के लिए इस्तीफा दे दिया, और अगर वो मंत्री ना बनाए गए तो फिर उनकी विधायकी खतरे में आएगी, और उनकी विधायकी खतरे में आएगी तो फिर सज्जन जी तैयार बैठे हैं। अच्छा आसिफ भाई, एक बात बताइए मेरे को, आप जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जावे और मंत्री बनाकर बनाया जावे, और जो मंत्री होते हैं चुनाव हार जाते हैं, तो ये तो यक्ष प्रश्न है कि मंत्री बन करके मैं प्रोजेक्ट हो जाऊंगा तो मैं जीत ही जाऊंगा।
भारतीय जनता पार्टी के झंडे डले बैनर तले चुनाव लड़ेंगे? यशपाल जी, झंडा इस बार अलग है। तो कमल का फूल पिछली होगा, बार भारतीय किसी जनता और के पार्टी- मंत्री थे, इस बार आपके मंत्री हैं। सवाल घुमा दिया। कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, ये हम सवाल कमल के घुमाने फूल को की लेकर के आदत है इन लड़ेंगे। लोगों को। आसिफ भाई, सवाल को ट्विस्ट करने की आदत है इन लोगों को। नहीं, मुझे भी आदत है सर, कोई बात नहीं। एक लंबा अरसा हो गया आप ही लोगों के साथ बैठते बैठते, तो अब मैं जानता हूं कि जवाब कब आना है, कब उसे ट्विस्ट करना है। लेकिन जो भी आप कहें वो सिर माथों पर, उसका हम स्वागत करते हैं। हर किसी की राय का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन खैर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। यशपाल जी जुड़े आप हमारे साथ, शुभकामनाओं के साथ, बहुत धन्यवाद आपका। सज्जन जी, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरीश दिवेकर जी, आपका बहुत शुक्रिया। और अजय बिश्नोई जी, अब से कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, तजुर्बेकार हैं। शुभकामनाएं अजय जी आप तक भी जरूर पहुंचे।